लेकिन ये एग्जाम्शन नहीं है, आपने करने हैं। हाँ जी बेटा जी, आप बताइए क्वेश्चन नंबर 4। 4366 हाँ 25। हाँ जी, आपका क्या है जी? 106015। हाँ जी, आपका क्या है जी? क्यों बेटा जी? आई कैब ने ये कहना है कि आप अपनी क्लास अटेंड कर लिए, हम आपको पास कर देते हैं। उसको तो आपको प्रैक्टिस करके पेपर पे लिख के जवाब देना ना, ताकि वो आपको ग्रेड्स करे। हाँ जी बेटा जी, आपका जवाब क्या है? 220625। माशाल्लाह, 220625 माशाल्लाह। हाँ जी, आपका क्या जवाब? 220625। आप दोनों ने यानी इकट्ठे किया, 2 लोगों का ये जवाब है और बाकी सब लोगों के माशाल्लाह जवाब सबके मुख्तलिफ है। दैट्स ग्रेट। ओके जी, सबसे पहले हमें क्या देखना है? हमें देखना होता है कि ये पाकिस्तानी रेजिडेंट है या नहीं। क्वेश्चन में रिटर्न है कि दिस इज पाकिस्तानी रेजिडेंट। उसके बाद हमें देखना है ये इंडिविजुअल है या कंपनी है। तो बताइए, इंडिविजुअल है या कंपनी है? इज एन इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल का पता चल गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे जहन में, ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। तो उसके लिए वो यूज टू मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल इनकम बाय 75%। व्हाट इज द आंसर? बताइए। 14460 93। अच्छा रोज बेटा, आपने जब आपने बताया आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या आई है इस क्वेश्चन में? 220625। इसके 3 आंसर हो गए। तीनों लड़कियों ने एक ही जवाब दिया और बाकी माशाल्लाह जो लड़के हैं उनके जवाब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ओके, अब इसके बाद देखिए क्या इसकी सैलरी 75% से ज़्यादा है? आंसर इज नो। अगर ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब हमने नॉन सैलरीड पर्सन वाला रेट लगाना है। इनकम कितनी है? 1.9 मिलियन। लेट्स सी द रेट। 1.9 मिलियन, दिस इज ए नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। 1.9 मिलियन इस स्लैब में आता है। इस स्लैब का टैक्स है 75,000 प्लस 20% ऑन एडिशनल अमाउंट एक्सीडिंग अमाउंट 1.2 मिलियन। चलिए ये लगाते हैं यहाँ पे, लेट्स सी क्या जवाब आता है। तो हमारा टैक्स आएगा जी टैक्स इज इक्वल टू 75,000, तो हमारा 1.2 मिलियन का टैक्स है, प्लस 1928125 माइनस 1.2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 20%। आप बताइए क्या टैक्स आता है जी? 75,000, 1.2 मिलियन का टैक्स और एडिशनल अमाउंट या एक्सीडिंग अमाउंट पे कितना टैक्स लगता है? अमाउंट बता दें टैक्स की। 145625 थैंक यू। अब इन दोनों को टोटल कर लीजिए। व्हाट्स द आंसर? 220625। जी बेटा जी, अब आप बताइए आपका क्या कहना? इसका टैक्सेबल इनकम का 75% है जी, ये सैलरी इनकम से कम है ना, तो फिर सैलरीड इनकम 926 है, ये बेटा 1.4 मिलियन है। वो 9 लाख है, ये 14 लाख है। हाँ जी, आपने क्या मिस्टेक की बेटा? वो लिखा था जो टैक्सेबल इनकम निकाल के उससे मैंने किया। अपने पास से कुछ चीज इजाद की है? ओके, एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। बताइए जी क्या जवाब आया इसका? अच्छा, अब आप लोगों ने अपना जवाब नहीं बदलना, जो आपके रजिस्टर पे जवाब है वही बताना है। मिस्टेक आइडेंटिफाई हो ताकि ठीक हो सके, राइट?
तो इसमें एम्बेरसमेंट फील नहीं करनी। हुई ऑल आर स्टूडेंट्स, और गलतियाँ हमसे होती हैं, तो इसमें एम्बेरसमेंट नहीं फील करनी। जी बताइए जी, आपका क्या जवाब है बेटा? 259438। जी बेटा जी 3315 65। हाँ जी बेटा जी 475437। हाँ जी, आपने तो किया ही। आपका क्या जवाब है? 2594। माशाल्लाह, सारे टैक्स कंसल्टेंट, सबका जवाब दूसरे से मुख्तलिफ है। मेरा 25943 जी ठीक है, 259438। ये तो आपने अभी कैलकुलेट किया ना, लेकिन मैंने तो होमवर्क दिया हुआ था, होमवर्क का जवाब पूछ रहा हूँ। मेरे पास बैठ के तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत आसान लगेगा, लेकिन जब आप घर जाके करेंगे आपकी कैपेसिटी तब पता चलेगी ना हमें क्या समझ आया। एनी हाउ, अगेन व्हाट वी हैव टू थिंक अबाउट, जब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं या किसी बिजनेस का केस स्टडी उसको सॉल्व कर रहे हैं एज ए कंसल्टेंट, सबसे पहला सवाल, क्या ये रेजिडेंट है या नहीं? आंसर इज यस, द पर्सन इज रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट है तो देन वी हैव टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी। दूसरी बात, क्या ये इंडिविजुअल है या कंपनी? कंपनी का न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं है, बट वी हैव टू आस्क द क्वेश्चन। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो इस तरह से सीक्वेंस में आप क्वेश्चन अपने जेहन में लेके आते हैं, तरतीब से आगे चलते हैं। जैसे खुदा ना खासा कभी आपकी गाड़ी का या बाइक का कोई इलेक्ट्रिकल इशू हो जाए, तो वो कहाँ से शुरू करते हैं? वो बैटरी टर्मिनल से शुरू करते हैं और वापस तक जाते हैं, ट्रेस करते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट टर्मिनल देख लो, टर्मिनल तो नहीं हिले हुए, यानी रजिस्टर्ड। अगर वो लोग पाकिस्तानी रेजिडेंट नहीं है तो हमें तो टैक्स कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, टैक्सेबल इनकम पर रुक जाएंगे। टर्मिनल चेक करने के बाद दे मूव फॉरवर्ड, वो ट्रेस करते हैं कि इसके बाद मेन कनेक्शन किन किन जगहों पे जा रहा है, ताकि सही पॉइंट पे पहुंच सके। किसी भी काम को करने के लिए कुछ बुनियादी कवानीन होते हैं, असूल होते हैं, जिसके तहत आपने काम करना है। लेट्स सपोज ये टेबल बना है, जिस शख्स ने ये टेबल बनाया है उसने सबसे पहले आपसे रिक्वायरमेंट पूछी होगी किस तरह का टेबल बनाना है। फिर उसने अपने मटेरियल को देखा होगा कितना मटेरियल लगना है, उसमें से क्या मुझे निकली, स्क्रैप क्या होगा, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हर फील्ड में कुछ बुनियादी असूल होते हैं। जब आप टैक्स कंसल्टेंट बनने जा रहे हैं तो आपका बुनियादी असूल कहाँ से शुरू हो रहा है? रेजिडेंट के नॉन रेजिडेंट, देन इंडिविजुअल या कंपनी, फिर इंडिविजुअल में सैलरीड इंडिविजुअल या नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। यहाँ के बाद आपका आगे सवाल शुरू होगा। अभी हम आगे जाके देखेंगे ये जो मैंने अभी जेनेरिकली लिखा ना टोटल इनकम, अभी हमने टोटल इनकम को भी ठीक करना है। फिलहाल समझाने की हद तक ये न्यूमेरिकल बनाया हुआ है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है। अब मुझे देखना है सैलरीड है या नॉन सैलरीड, तो इसके साथ आई विल मल्टीप्लाई बाय 75%। व्हाट्स द आंसर? 15912641 ओके जी बताइए, इसकी सैलरी 75% से ज़्यादा है या कम है? सैलरी उसकी कम है, इसका मतलब है नॉन सैलरीड इंडिविजुअल वाले रेट्स लगेंगे, राइट। तो अगेन सैलरी इज इन द सेम स्लैब। अगर मैं टैक्स कैलकुलेट करूँ अब तो मुझे याद हो गया, 75,000 प्लस डिफरेंस आप लेंगे 2122,188 माइनस 1.2 मिलियन इंटू 20%। जी बताइए बेटा जी। 1844 जी बेटा आप ठीक बता रही हैं, मैंने टोटल लिख दिया। जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाएंगे मैं आहिस्ता आहिस्ता शॉर्टकट्स में आता जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन द पर्सन इज रेजिडेंट, पाकिस्तानी रेजिडेंट नंबर 1। नंबर 2 सैलरीड है या नॉन सैलरीड है, ये देखना हमें। मल्टीप्लाई बाय 75%। बताइए क्या जवाब आता। 2367
जी 187. 187 ओके 0.5 PR. ओके बेटा जी 2.3 मिलियन। अब हमारा 2.3 मिलियन 75% टैक्सेबल इनकम का आ रहा है, बट सैलरी कितनी है जी 2.5 मिलियन। अब सैलरी ज़्यादा है, एक्सीडिंग 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम, हैंस हम सैलरी वाला रेट अप्लाई करेंगे। अब आपका जवाब ठीक होगा यहाँ पे, क्या अभी भी नहीं ठीक? बताइए क्या जवाब है। 130,273 जी बेटा जी, आपका क्या जवाब है? 335156 ओके, सबका ये जवाब है जी। तो अब मुझे ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 7 हमने क्लास में कर लिया था, 9 भी क्लास में हो गया था, 10 वाज योर वर्क किया जी आपने। इसका बताइए टैक्स क्या बनता। कैलकुलेट टोटल इनकम फॉर द ईयर, टोटल इनकम बताइए क्या थी इसकी। 1 जी 200 और टैक्सेबल इनकम क्या थी जी 3200 और टैक्स क्या है जी जी बेटा जी सबका सेम है और देयर इज अ डिफरेंस। सॉरी नहीं, ये आपने किया नहीं, देखा ही नहीं आपने इसको, आपने किया बेटा। आप दोनों का सेम क्वेश्चन मिक्स होता है, बड़ी ब्रदरहुड है आप में। बाकी क्वेश्चन जो है नीचे होमवर्क में करके आइएगा। तब मैंने पेपर नहीं पास करना, पेपर किसने पास करना, किसने पास करना है आपने। और आपका पेपर कैसे पास होना है पता है आपको, वाइट पेज पे ब्लैक पेन से लिख के आएंगे, अगर वो ठीक लिखा हुआ है तो एग्जामिनर ने आपको पास करना, दैट्स द आउटकम। अगर आप ब्लू पेन यूज़ कर रहे हैं तो भी अपने आप को ठीक कर लें। अगर आप इस तरह से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं जो कि रीडेबल आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए नहीं है, तो भी यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। हमने जब भी होमवर्क करना है वी हैव टू ट्राई, वी शुड ट्राई कि हम ऐसे करें जैसे हम एग्ज़ाम में बैठ कर सवाल कर रहे हैं, ताकि एग्जामिनेशन में कोई नया एक्सपीरियंस करने का हमें इत्तेफाक ही ना हो। हम यहाँ पे करते हैं रफ वर्क, जहाँ दिल चाहा वर्किंग कर ली, जहाँ दिल चाहा अमाउंट लिख ली, कभी लाइन लगाई कभी ना लगाई। यानी वो कहते हैं परे लिखे मूसा पढ़े खुदा, तो हमने जो लिखा होता हमें पता होता हमने क्या लिखा हुआ, कोई और अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो एग्जाम और पेपर में जाके हम कहते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन हम कर दें अपने आंसर की, ऐसा नहीं होगा। तो आप तो फिर प्रेजेंटेशन में घूमे रहेंगे। अगर आप रोज़ाना की प्रैक्टिस को एक सेट फॉर्मेट से करेंगे, सेट पैटर्न से करेंगे, नीट एंड क्लीन करेंगे, तो एग्ज़ाम में जाके कोई इनोवेशन करने की ज़रूरत ही नहीं आएगी, क्योंकि दैट इज़ द रूटीन मैटर और इससे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। आई यूज टू एक्सपीरियंस इन कैफ स्पेसिफिकली, स्टूडेंट्स की चूँकि रिटन प्रैक्टिस बहुत बुरी होती है, पीआरसी से आते हैं, एमसीक्यूज टिक टिक करके आए होते हैं, और ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ क्या करते हैं, क्योंकि आंसर शीट के ऊपर एमसीक्यू में सर्कल करने की आदत होती है, सर्कल करके टेस्ट सेशन में अपने टीचर्स को दे देते हैं। कैफ में क्या होता है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर एमसीक्यूज लिखे हुए उसको सर्कल करके क्वेश्चन पेपर साथ ले आते हैं, ऐसे भी बच्चे देखे हैं मैंने। और आंसर शीट के ऊपर लिखे नहीं आते कि क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज नंबर ए उसका ये जवाब था, बी का ये जवाब था, सी का ये जवाब था, यानी अपने एमसीक्यूज के आंसर शीट पर नहीं लिख के आते और वापस आके मुझे बताते सर हमें तो घर आके पता चला कि हमने तो एमसीक्यूज को नोट ही नहीं किया। तो ऐसे भी माशाल्लाह से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी प्रैक्टिस ही नहीं रही ना, प्रैक्टिस ही नहीं रही आंसर शीट के ऊपर लिखने की, हमें तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही एमसीक्यू को सर्कल करने की आदत है। तो जो हैबिट बेटा आप डेवलप करते हैं ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस, ड्यूरिंग योर स्टडी, एग्जाम में भी वही चीज़ें लास्ट शोर में बैठी हुई एक्सरसाइज हो रही होती है, तो वी कैन लॉस द बैटल इन द एग्जाम, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस अप टू स्टैंडर्ड नहीं है।
जितना अच्छा नेट प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर ग्राउंड में जाकर परफॉर्म कर पाएंगे। आगे मूव करते हैं। और एक और बात, जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो एक गलत परसेप्शन है कि कानों में गाने लगाओ और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन। आपको बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करनी होती है। गिव योर होमवर्क 5 to 10 मिनट्स। मेरा होमवर्क आधे घंटे से ज़्यादा कभी भी नहीं होएगा इंशाल्लाह। तो रेयरली कभी होगा आपको मैं थोड़ा ज़्यादा होमवर्क, रेयरली कह रहा हूँ। तो जितना कम होमवर्क है उतना तवज्जो से करेंगे। अगर उसको क्वालिटी टाइम नहीं देंगे, उसको समझेंगे नहीं, तो यू मे सफ़र इन लर्निंग। तो प्लीज़ क्लास में अटेंटिव और होमवर्क को बड़ी तवज्जो से करना है। अपने छोटे छोटे की पॉइंट्स बनाएं, नोट्स बनाएं। मैं भी देख रहा हूँ आप लोगों के पास अभी तक किताब नहीं है। आई यूज टू से क्या भी किताब का प्रिंट ले लें। इट्स अराउंड 6th लेक्चर आई बिलीव सो। 5 लेक्चर हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं आपके। तो कब लेंगे किताब? कोई नई किताब तो आनी नहीं। हाई कैब की किताब सिर्फ आपको डाउनलोड करनी और प्रिंट लेना, ताकि जब आप सामने बैठे हो, चलें पहले 5 चैप्टर्स का ले लें, बाद में बाकियों का ले लीजिएगा। लेकिन सामने बैठे हो तो आप अपने पास नोट तो कर सकें ना। रजिस्टर पर नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आई यूज टू आस्क माई टीचर कि जो भी स्टूडेंट्स जो भी किताब में लिखा वो उसके सामने अपने ब्रीफ नोट्स बना लें। किताब ही आपके नोट्स बन जाएंगे, अलग से रजिस्टर्स पर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो कल मेरी क्लास में आएंगे तो यू शुड हैव प्रिंट ऑफ फर्स्ट 5 चैप्टर्स। ओके, हमने ये पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास में, यहीं से शुरू करते हैं। एक छोटा सा लर्निंग आउटकम है, आगे जाके इसकी डिटेल्स आएंगी। कहता है द इनकम ऑफ अ पर्सन अंडर अ हेड ऑफ इनकम for a tax year shall be the total of the amounts derived by a person। जो उसके पास टोटल पैसा आया, जिसको हम रेवेन्यू कहते थे अकाउंटिंग की जुबान में, कहते हैं जो भी पैसा उसके पास आया, दैट टैक्स ईयर आर चार्जेबल टू टैक्स, उसको टैक्स में चार्ज करें यानी टैक्स में लिखें। अंडर द हेड, जो भी उसका हेड है उसमें, एज रिड्यूस बाय, और उसमें माइनस करें टोटल डिडक्शंस। कहते उसमें से डिडक्शंस माइनस करें और अपनी इनकम में लिख के उसके ऊपर टैक्स पे करें। लेट्स सपोज हमारा एक बिजनेस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी हैव अ बिजनेस इनकम, वट एवर द बिजनेस इनकम है, वहाँ से मैं रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, से मैं कह देता हूँ 1 मिलियन का, 10 मिलियन का, 10 मिलियन का रेवेन्यू। उसमें से कहता है रिड्यूस, ये लेस का मतलब है रिड्यूस, इसको कम करो, रिड्यूस कर दो किससे? जो डिडक्शंस आगे ब्रैकेट में लिख के कहता है एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस कौन से हैं? ये वो नहीं है जो आपने अकाउंटिंग में पढ़े एक्सपेंसेस। दीज आर द एक्सपेंसेस एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जिस एक्सपेंस को एक्सपेंस करेगा वो हमें यहाँ से माइनस करना है। लेट्स सपोज, अभी हमने इस पर डिटेल्स पढ़नी है आगे जाके। लेट्स सपोज जो इसमें डिडक्शंस अलाउड हैं, एक्सपेंसेस को ही डिडक्शंस कहता है, मैं कह देता हूँ 3 मिलियन की डिडक्शंस हैं। तो आपने अपनी इनकम टैक्स में अब टैक्स किस अमाउंट पे पे करना? 7 मिलियन इज योर इनकम। इसमें से डिडक्टिबल अलाउंसेस माइनस करेंगे, जैसे ज़कात थी वैसे फर्दर भी हो सकते हैं, मैं अभी नाम नहीं ले रहा, फ्यूचर में जाके आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो जो टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर आप टैक्स पे करेंगे। अब सवाल ये है, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपने अकाउंटिंग में पढ़ा है कि सैलरी क्या होता है? एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस कैश क्रेडिट, ये पढ़ा, सैलरी हमेशा एक्सपेंस। इनकम टैक्स कहता है नहीं, सैलरी इज नॉट एक्सपेंस। अगर आपने कैश में पे की है, फॉर एग्जाम्पल सैलरी इन कैश पे की है, सैलरी इन कैश ₹100,000, 1 लाख रुपए की सैलरी तो आपने कैश में पे कर दी है, तो इनकम टैक्स कहता है अब ये मेरे लिए टैक्स नहीं है, एक एक्स अमाउंट है उससे ऊपर पे करेंगे तो आपको उसके अकाउंट में पे करनी चाहिए। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि आपने एम्प्लॉय के अकाउंट में पे करनी है। अगर थोड़ी है, अभी एक्स अमाउंट है, मैं उसको एक्स लिख रहा हूँ, एक्स अमाउंट से कम है तो आप कैश में पे कर सकते हो, एक्स अमाउंट से ज़्यादा तो कैश में पे नहीं कर सकते, उसके अकाउंट में भेजेंगे और उसका टैक्स काट के भेजेंगे। अगर आपने उसके अकाउंट में नहीं भेजी
तो इनकम टैक्स के मुताबिक ये आपका एक्सपेंस नहीं है, तो आप उसको डिडक्शंस में नहीं लिख सकते, दिस डिडक्शन इज नॉट अलाउड। आपने उसके अकाउंट में भेजी लेकिन उसका टैक्स नहीं काटा, तो इनकम टैक्स में ये एक्सपेंस अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने एक्सपेंस या डिडक्शंस देखनी है वो किसके मुताबिक देखनी है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जिस अमाउंट को इनकम कहेगा मेरे लिए इनकम, जिस अमाउंट को डिडक्शन कहेगा मेरे लिए डिडक्शन, जिस अमाउंट को डिडक्टिबल कहेगा मेरे लिए डिडक्टिबल। हम कौन है, वी आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में है, यानी जो भी रेगुलेशंस बन गई हमने उसको कंप्लाई कराना है, दिस इज आवर स्किल। हम इनोवेशन करने नहीं जा रहे, इनोवेशन करनी है तो एफबीआर में जाए, वहाँ पे जाके लॉ पास करें अगर आपने इनोवेशन करनी है, कोई नई चीज़ें लेके आए। लेकिन जब तक आप एफबीआर में नहीं जाते, पार्लियामेंट में नहीं जाते, जब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हैं, तो आपके ऊपर जो गवर्निंग एप्लीकेबल है कंट्री में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और उसके रूल्स, आपने उसको कंप्लाई कराना है। तो कीप इन माइंड वी आर द कंप्लाइंट ऑफ द रेगुलेशंस, कंप्लाइंट ऑफ द रेगुलेशन। हमने खुद भी कंप्लाई करना है, दूसरों को भी कंप्लाई कराना है, कंप्लायर है हम। तो जो गाइडेंस हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में गिवन होगी, हमने उसके मुताबिक आगे इनकम टैक्स की रिटर्न बना देनी। इनकम टैक्स कहता है इनकम है तो मैं कहूँगा इनकम, वो कहता है जी डिडक्शन है, मैं कहूँगा डिडक्शन। अब इसको अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से नहीं मैच करना, राइट। अकाउंटिंग हमने की थी IFRS के मुताबिक, लेकिन जब हम टैक्स पढ़ रहे हैं तो ये किसके मुताबिक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक, राइट। अब ये देखिए दो चीजें आ गई, डिडक्शंस अलाउड और ये क्या है, डिडक्टेबल दोनों में फर्क आ गया। पहले एक्सपेंसेस है, उसके बाद क्या है, डिडक्शंस, डिडक्टेबल अलाउंसेस। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये देखिएगा रेजिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई वॉज एम्फसाइजिंग yesterday on the status of taxpayer। देखिए क्यों एम्फसाइज कर रहा था, द इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट दैट आर हिज पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम एंड अमाउंट्स दैट आर हिज फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। कहता है टेकिंग इनटू अकाउंट अमाउंट्स, आपने जब उसकी रिटर्न बनानी है उसकी इनकम में क्या शामिल करना है, आपने पाकिस्तान सोर्स की इनकम भी शामिल करनी है, नंबर 1। नंबर 2 फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। इसका मतलब है जो रेजिडेंट है, जो पाकिस्तान में 183 दिन रहा, वो पाकिस्तान की इनकम पे भी टैक्स पे करेगा, और अगर उसकी फॉरेन इनकम है, पाकिस्तान से बाहर उसने कोई इनकम जनरेट की है, उस पे भी टैक्स उसने पाकिस्तान में जमा कराना। ये कहता है पाकिस्तान का लॉ। तो हम जब भी किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखेंगे, हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखने के बाद अब देखेंगे कि पाकिस्तानी सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों इनकम्स को हमने इनकम टैक्स में जाहिर करना है, बताना है। क्लियर है जी। दूसरी बात देखिएगा, ऑन द अदर हैंड इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन। अब नॉन रेजिडेंट कौन है, जो रेजिडेंट नहीं है, यानी 183 डेज पाकिस्तान में नहीं रहा, नंबर 1। नंबर 2 किसी और कंट्री में भी 182 डेज तक उसका स्टे या उसने टैक्स नहीं पे किया, तो वो पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट कंसीडर होगा। कहता है इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट। अब इसके अकाउंट में क्या लिखना है आपने, जैसे आप लेजर में लिखते हो ना, इसकी इनकम के अकाउंट में क्या लिखोगे, सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम। ये क्या बात हुई, एक बंदा साल में 300 दिन बाहर आए, सिर्फ 60 दिन वो पाकिस्तान में रहा नॉन रेजिडेंट, और 60 दिन में उसने पैसे कमाए, तो लॉ कहता है ये जो उसने 60 दिन में पैसे कमाए इसके ऊपर वो टैक्स पे करेगा। तो रेजिडेंट भी पे कर रहा है टैक्स, नॉन रेजिडेंट भी पे कर रहा है, लेकिन नॉन रेजिडेंट ने क्या पे करना है, सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम पे, जो उसने 300 दिन किसी दूसरी कंट्री में इनकम जनरेट की है, उसका टैक्स वो पे नहीं करेगा। आर वी क्लियर? ओके जी, इससे आगे मूव करते हैं। ये नीचे किताब में आपके टेबल बना हुआ है, कहता है रेजिडेंट जो है उसका पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन दोनों चार्जेबल टू टैक्स। कहता है जी नॉन रेजिडेंट उसका सिर्फ पाकिस्तान सोर्स टैक्सेबल है और फॉरेन सोर्सेस नॉट टैक्सेबल। तो एक ही बात को बताने का दूसरा तरीका, ये अब आपके पास इलस्ट्रेशन है।
सवाल पढ़िए, गौर से देखिए और मुझे बताइए क्या ये पर्सन इसकी सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स पे टैक्स पे करेगा या दोनों पे करेगा या नहीं पे करेगा। सिर्फ मुझे ये बता दें कि मिस्टर 12 ने कौन से ईयर का टैक्स पे कर, कौन से सोर्स का टैक्स पे करना, दोनों सोर्सेस का। वाई? ओके, लेट्स सी। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक कितने दिन पाकिस्तान से बाहर रहा वो? 30 डेज वो पाकिस्तान से बाहर रहा। उसके बाद 1 नवंबर टू 31 मार्च कितने दिन पाकिस्तान से बाहर रहा? नवंबर 30 डेज प्लस दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28 प्लस 31, तो कितने दिन बनते हैं जी? 151। तो टोटल डेज कितने हो गए इसके? सॉरी 181 डेज ये पाकिस्तान से बाहर रहा। बाकी दिन कहाँ रहा? कहाँ लिखा हुआ है? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो इसका मतलब है ये पाकिस्तान में ही रहा, ठीक है। अदरवाइज इसमें डिटेल्स बताई जाती है। तो ये हमारी अजम्पशन है। समटाइम आपका एग्जामिनर आपकी जजमेंट अजम्पशंस भी चेक करता है कि आपकी जजमेंट्स कितनी अच्छी है। नेक्स्ट मूव करते हैं। कहता है इनकम फ्रॉम सैलरी इन पाकिस्तान, इनकम फ्रॉम सैलरी इन दुबई। ये दो उसकी सैलरी इनकम हो गई। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पाकिस्तान, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई। उसके बाद है जी एग्रीकल्चरल इनकम। उसके बाद है जी ज़कात, अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, ठीक है। अच्छा, फिलहाल मैं उसकी जो दुबई वाली इनकम है, टू मेक इट सिंपलर, इसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट आ गया, टू मेक इट सिंपलर मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। सैलरी सिर्फ उसकी पाकिस्तान की है, बिजनेस उसका सारा है, ठीक है जी। इसको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए रिमूव कर दिया। लेट्स कैलकुलेट टोटल इनकम उसकी जी। हम सारे हेड्स लेते हैं। सैलरी, ये पाकिस्तानी इनकम है उसकी। अच्छा ठीक है जी, कितनी इनकम है? 675,000। उसके बाद उसकी बिजनेस इनकम है पाक सोर्स, कितनी है? 144,000। देन उसकी बिजनेस इनकम है बट दुबई में, कितनी है? 158,400 प्लस एग्रीकल्चरल इनकम है, कितनी है जी? 150,000। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? इसकी टोटल इनकम बताइए। व्हाट इज दी टोटल इनकम? 384,900। पहली रिक्वायरमेंट हो गई जी हमारे पास, विच वाज टोटल इनकम। सेकंड रिक्वायरमेंट टैक्सेबल इनकम बताइए। अब इसमें टैक्सेबल इनकम, इसमें से पहले एग्जाम्प्ट इनकम माइनस करेंगे। एग्जाम्प्ट इनकम
कितनी है इनकी 150,000 माइनस कर दिया। इसके बाद इनकी ज़कात एज ए डिडक्टिबल अलाउंस माइनस करेंगे विच इज़ अमाउंटिंग टू ₹100,000। तो बताइए इनकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई। टैक्सेबल इनकम 3,599,000 ये इनकी आ गई थी टैक्सेबल इनकम। अब अपेरेंटली लग रहा है कि जो सैलरी है वो टैक्सेबल इनकम के 75% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत डीट हूँ, हमने हमेशा कैलकुलेट करना है ताकि हैबिट डेवलप हो जाए। बताइए 2699,250 क्या इतनी इससे ज़्यादा उसकी सैलरी इनकम है? लिहाजा ये टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन है जी? इंडिविजुअल बट नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। तो इसके ऊपर अब टैक्स कैलकुलेट करते हैं इनका जी। टैक्स इनकी इनकम है जी 3.5 मिलियन। लेट्स गो टू दी स्लैब्स। जी नॉन सैलरीड इंडिविजुअल का स्लैब आ गया। कितनी इनकम है इनकी 3.5 मिलियन। किस स्लैब में फॉल करती है? इस स्लैब में फॉल करती है 3 मिलियन बट नॉट एक्सीडिंग 4 मिलियन, सॉरी 6 स्लैब। ओके जी 465 तो इन्होंने पे करना ही करना अगेंस्ट 3 मिलियन और 30% एक्सीडिंग अमाउंट का पे करना। तो लेट्स हैव इट 465,000 65,000 प्लस 35,99,000 माइनस 3 मिलियन। इसके ऊपर परसेंटेज क्या एप्लीकेबल है जी? इट्स 30%। तो बताइए इनकी टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है? 64,700। इन्होंने 6,44,000 रुपये टैक्स पे करना। ओके जी ये क्लास प्रैक्टिस थी, अब आप इसको घर से करके आएंगे। दिस इज़ योर होमवर्क नाउ। और जो रिमेनिंग रह गया वो भी करके आइएगा। तो रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है, इंडिविजुअल स्टेटस देखना है, देन यू हैव टू अप्लाई दी रेट्स। इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है, ये भी देख लें और रोज़ाना कैलकुलेशन के साथ थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन वाला पोर्शन करते रहेंगे ताकि बोरिंग काम साथ साथ होता रहे। एसोसिएशन ऑफ पर्सन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एओपी क्या है? अब आपने बेटा इसको इस एओपी की डेफिनेशन को जो आप बिजनेस लॉ में पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं उससे कंफ्यूज नहीं करना। दैट डेफिनेशन इज फॉर बिजनेस लॉ पर्पस, दिस डेफिनेशन इज फॉर टैक्स पर्पस। टैक्स पर्पस की टैक्स के सब्जेक्ट में जब एओपी की डेफिनेशन आएगी तो ये वाली लिखनी है। क्या कहता है? कहता है इंक्लूड्स अ फर्म। टैक्स वाले कहते हैं हमारे मुताबिक फर्म जो है वो एओपी है, कोमा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी अलग अलग नहीं हुए, अभी उनका ज्वाइंट फैमिली बिजनेस चल रहा है, वो प्रॉफिट वगैरह शेयर करते हैं, उनका सिस्टम शायद ऐसा ही होगा जैसा एओपी का है। तो कहता है ये भी टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कौन होते हैं? कंपनीज की बात कर रहा है। एंड एनी बॉडी ऑफ द पर्सन फॉर्म्ड अंडर फॉरेन लॉ। तो फॉरेन लॉ के तहत कोई भी इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल पर्सन है उसको क्या कहेंगे? फॉरेन लॉ के तहत, यानी पाकिस्तानी लॉ नहीं है, फॉरेन लॉ के तहत। बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो बना होगा किसी कंट्री में लॉ जिसके मुताबिक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बन सकते होंगे फॉरेन लॉ के तहत, बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। इसका मतलब है जो कंपनी की डेफिनेशन में आता है वो निकाल दो। कहता फर्म मीन्स
relationship between persons who have agreed to share the profit of a company carried on by all or any of them acting for all। तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन की डेफिनेशन है। कंपनी की बोर्ड की डेफिनेशन क्या है? एज पर इनकम टैक्स बोर्ड क्या है? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू established under Central Board of Revenue Act 1924 and the Federal Board of Revenue Act 2007, the Federal Board of Revenue established under Section 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 1924 का जो एक्ट था उसके तहत जो बोर्ड बना था उसको कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लेकिन जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस यानी FBR के तहत, FBR एक्ट के तहत बना सो कहेंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो ये दोनों टैक्स की जुबान में क्या है? बोर्ड्स हैं। अब टैक्स की जुबान में देखें, कंपनी की डेफिनेशन भी मुख्तलिफ है। टैक्स क्या कहता है? व्हाट इज कंपनी? आप कैफ 7 एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं कंपनीज एक्ट 2017। उसके तहत जो भी कंपनीज बनी है उसको तो कंपनी कहते ही हैं, नंबर 1। नंबर 2, अ स्मॉल कंपनी, ये हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय स्मॉल कंपनी। कहता है स्मॉल कंपनी भी कंपनी है। तो कहता है एनी बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन ये भी आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे। तो जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है उसको भी हम कंपनी कहेंगे। व्हाट इज मीन बाय बॉडी कॉर्पोरेट? बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में वो तमाम कंपनीज आती हैं जो पाकिस्तान से बाहर बनी है, वो भी पाकिस्तान में बॉडी कॉर्पोरेट समझा जाता है। मुदारबा ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये भी एक बिजनेस की नेचर है। मुदारबा हमारे कोर्स में नहीं है। अब बॉडी इनकॉर्पोरेटेड, लेकिन आपको क्रैम करना होगा ये। अब बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय, बॉडी इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट का मतलब बना है, बिजनेस बना है, बाय और अंडर द लॉ ऑफ द कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाहर, पाकिस्तान में जो कंपनी बनाने का लॉ है उसको हम कहते हैं SECP यानी कंपनीज एक्ट 2017। पाकिस्तान के बाहर यानी किसी दूसरी कंट्री में कंपनी बनाने का लॉ, उसके तहत अगर कोई बिजनेस डेवलप हुआ है तो उसको भी हम क्या कहेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट। कहता है फॉरेन एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट विच बोर्ड हैज बाय द स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर्ड बी अ कंपनी। बोर्ड ने उसको कंपनी के तौर पे रजिस्टर कर दिया। फॉरेन एसोसिएशन मतलब कोई बाहर की AOP थी, पाकिस्तानी बोर्ड ने कह दिया कि पाकिस्तानी लॉ के तहत कंपनी के कवानीन इस पे अप्लाई होंगे, तो वो भी पाकिस्तान में टैक्स के मुताबिक कंपनी है। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? ये जो नाज़म शाज़म नहीं होते, लोकल गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी टैक्स के लॉ के मुताबिक आर दी कंपनी। ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या होता है? एन इक्विटी और अ बॉडी ऑफ द पर्सन एस्टैब्लिश और कंटिन्यू बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ट्रस्ट के ऊपर भी पाकिस्तान में लॉज हैं। ट्रस्ट क्या होता है? आप सब लोगों का पैसा मेरे पर यकीन करके आपने मुझे दे दिया, आई एम दी ट्रस्टी, मेरे को यकीन कर रहे हो, मैं उस पैसे को आगे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और आपको उस पैसे से पैसा कमा के दे रहा हूँ। तो जो मेरा बिजनेस मॉडल है, जो मेरी बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, उसको मैं कहूँगा दिस इज द ट्रस्ट। ठीक है जी। तो ये कंपनी की डेफिनेशन बेटा 2-3 दफ़ा लिखेंगे तो याद होनी है, पेपर में एज इट इज़ आएगी और रिप्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो रोज़ाना थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन वाले मामला साथ साथ चलाते रहेंगे। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।